नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। नाज़रीन आपको बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कल यानी कि होली त्यौहार मनाने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश से जो ख़बरें मिल रही हैं और हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें और बीजेपी के बरसर इक़्तिदार जितनी रियासतें हैं वहाँ की सूरत हाल का अगर जायज़ा लें तो कुछ ऐसा मंज़र, कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है जैसे कोई नई चीज़ कोई हो रही हो। बहरहाल क्या वजूहात है कि खौफ व ख़तर और ख़दशात के दरमियान जो है त्यौहार मनाए जा रहे हैं? क्या वजह है कि माहौल इस कदर परागंदा हो चुका है, नफ़रत आमेज़ हो चुका है कि अगर कोई त्यौहार आता है तो उस मौके पर होना तो ये चाहिए, ये हुआ भी है कि वो खुशी के मौक़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के मौक़े रहते हैं। लेकिन अभी हमारे पास हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से कि हालात बिल्कुल तशवीशनाक बनते जा रहे हैं। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के हवाले से अगर हम देखें तो ठीक है, अगर आप इंतज़ामात नज़्म ज़ब्त के लिए, अमन व सलामती के लिए, अमन व ज़ब्त के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, करना चाहिए। लेकिन उससे हट कर जो हिरासानियों के मामला सामने आ रहे हैं वो बहुत सारे सवालात खड़े कर रहे हैं। जो बयानात नफ़रत पैदा करने वाले आ रहे हैं वो बहुत सारे सवालात खड़े कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ यानी क्या हिंदुस्तान, अगर हम भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, अब ये भी सूरत हाल हो गई है कि इंडिया कहें तो मुश्किल, भारत कहें तो मुश्किल, हिंदुस्तान कहें तो मुश्किल। अगर हम अपने माजी को देखते हैं, अपने पास को देखते हैं तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब क़ैद-ओ-बंद हो रहा, क़ैद-ओ-बंद के मामलात हो रहे हैं और फिर इसके साथ साथ ज़ुबानें एक दूसरे को जोड़ती हैं। और हमारे मुल्क की तो शनाख्त ये है कि चाहे वो रंग व नस्ल का मामला हो, चाहे वो मज़ाहिब का मामला हो, चाहे वो बोलियों का मामला हो, चाहे वो ज़ुबान का मामला हो, वो हम सबको एक दूसरे को जोड़ने वाला है। लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा है कि मुल्क की तक़सीम कोई करना चाह रहा है। यानी 3 ज़ुबानें जो सरकारी सतह पर कहा जा रहा है साउथ की रियासतों की जानिब से, बिलखुसूस तमिलनाडु से, कि ये हम पर मुसल्लत की जा रही हैं। तो उस हवाले से 22 मार्च को एक अहम इजलास साउथ इंडिया की जो है हम कहेंगे कि क़यादतों का होने जा रहा है। तो क्या मामला है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सेंटर पर इल्ज़ाम लग रहा है या फिर नॉर्थ इंडिया पर इल्ज़ाम लग रहा है या हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है, क्या इल्ज़ाम है, क्या मामला है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे जो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। और इसी के साथ डीलिमिटेशन का मामला भी है। डीलिमिटेशन के मामले पर भी साउथ इंडिया की रियासतों के बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं जो मोदी सरकार के सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार क्या करने जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब तो मजहब का मामला था वो अपने मकाम पर, लेकिन इसके साथ साथ रीजनल और लिसानी जुबान के भी अगर मामला तकसीम पैदा करेंगे तो फिर देश का क्या होगा, ये बुनियादी सवाल आज का होगा। लेकिन हम इन मामलात पर जाने से पहले हम रुख करेंगे हैदराबाद का। माह रमज़ान के अय्याम मुक़द्दस महीने के चल रहे हैं और हम अब अगर देखें अपने शहरों की सूरत हाल तो चाहे वो उलमाए दीन के जानिब से हो या फिर जितने क़ायदीन हैं, रहनुमा हैं, उनकी जानिब से देखें तो माह मुक़द्दसा में चाहे वो इंतज़ामात के मामलात हों, चाहे वो इबादात के मामलात हों, अच्छे इंतज़ामात हों, सारी चीज़ें हों, हर कोई इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, हर किसी की ये कोशिश है कि सारे मामलात को सहल किया जाए, अच्छा किया जाए, लोगों की सहूलियत के लिए मामलात को जो है फ़राहम किया जाए। लेकिन ये किस तरह का हमारा माशरा हो गया है कि छोटी छोटी बात इतनी जो है शिद्दत इख्तियार करती जा रही है कि वो किसी की जान तक अगर ले ले तो सोचे हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। बड़े अफसोस की बात है, दीनी प्रोग्राम्स भी हम देख रहे हैं, उलमा के बयानात भी हम सुन रहे हैं, जुमा के खुतबे भी हम सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि हमारे नौजवान इस कदर जो है यानी किस मकाम पर वो आ गए हैं कि छोटी छोटी बात पर अपने गुस्से को काबू में न करना या फिर कुछ ऐसी अपनी आदतें बना लेना जिसकी वजह से जो अमन व अमान है, जिसकी वजह से जिस तरह से जो यानी हम ये कहेंगे कि अखलाकियात हैं, सारे के सारे मजरू करके रख रहे हैं, यहाँ तक कि जान तक ले लेना। ये किस कदर संगीन बात है। मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के पुराना शहर बाबा नगर की, जहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई। महज मामला ये था कि उनकी दुकान के सामने कुछ लोगों ने जो है कुर्सियां लगाकर वो बैठे थे और कहा यह जा रहा है, इल्ज़ाम ये आयद हो रहा है कि उनकी जानिब से मुसलसल इस तरह की जो है हरकत की जा रही थी, जिस पर एतराज़ किया गया और इसी एतराज़ पर
बहरहाल मारपीट का मामला हुआ और उस बुजुर्ग की जान इसमें चली गई। तो इसी हवाले से हमारे इस वक्त ब्यूरो चीफ हैदराबाद से एसएम रफ़ी साहब जुड़ चुके हैं। रफ़ी साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले यकीनन रफ़ी, रुख इसलिए हम शहर हैदराबाद का कर रहे हैं कि ये बड़ा संगीन मामला है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई प्रोग्राम्स हमने किए हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो, चाहे वो क्राइम के बढ़ने के हवाले से हो, पुलिस की कारकर्दगियों के हवाले से हो। अब ये जो वाक़या पेश आया, सबसे पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर जो है ब्रीफ करें कि ये मामला किस तरह से पेश आया और इसमें क्या कहाँ कमी हो रही है, क्या वजह है कि इस तरह की सूरत हाल बनाई कि एक शख्स की जान चली गई। जी रफ़ी, वो भी माह मुक़द्दसा में, माह रमजान में। जी हाँ, देखिए वासर, कल रात में 11:30 से 12 बजे के बीच में ये जो वाकया बाबा नगर सी ब्लॉक में पेश आया जी, उसको आप इत्तेफाकी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो नौजवान बैठे थे, फिर उसके बाद ये बुजुर्ग शख्सियत जिनकी किराना स्टोर है, हाँ, वो आए। उनके एतराज करने के बाद दक्कन पेल हुई। पहले उनको मतलब बताया गया कि यहाँ पर मत बैठिए। एक पान शॉप का ओनर है जी जी, जो पान शॉप, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस, कुछ कायदीन, हमारे सियासी कायदीन ने ये सोच समझकर हुकूमत से नुमाइंदगी की थी कि रमजान मुबारक में 24 घंटे दुकान, मतलब कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो, खुला रखा जाए। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद वो इसलिए रखा गया था कि कुछ गरीब लोग या फिर कुछ दुकानदार, कुछ तिजारत करने वालों को कोई फायदा हासिल हो सके और रमजान अच्छा गुजर सके जी, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करना, ये बात गलत है। जी जी, उसका इस्तेमाल इस तरह से गलत हो रहा है कि बिल्कुल आप रमजान अल मुबारक जैसे महीने में आवारागर्दी पर उतर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद कल का जो रात का वाकया है, वो इत्तेफाकी तौर पे जब बुजुर्ग शख्स जिनका नाम जाकिर है, वो तरावी पढ़ के घर जाकर खाना वगैरह खा के जब अपनी दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि भाई पान शॉप के बिल्कुल रूबरू, उनकी पान शॉप और उनकी दुकान बिल्कुल आजू बाजू है। जी जी, तो उनके रूबरू 4 अफराद, पांच नौजवान बैठे थे और मतलब टीटी टाटा कर रहे थे। तो उनको इतराज हुआ। जी जी, तो उन्होंने पहले तो उनसे कहा कि भाई आप यहाँ पर मत बैठिए, यहाँ से उठ जाएगी। वो लोग उठ भी जा रहे थे, लेकिन जो पान शॉप का मालिक है वो एतराज करा कि मेरी शॉप है, मैं बैठूंगा, मैं बिठाऊंगा, मैं करूंगा। जी जी, तो जाकिर साहब ने कहा कि भाई आपकी पान शॉप है, गिराक करो और यहाँ पर बिठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर बिठाने से मेरा कारोबार पे भी असर पड़ेगा और यहाँ पर औरतें भी आती है, बच्चे भी आते हैं। तो उस एतराज के बाद धक्कम पेल हुई और चूंकि वो 62 साल के शख्स हैं तो उनको बहुत ज्यादा धक्कम पेल हुई। फिर उसके बाद उनके बच्चे, लड़के भी आए, फिर उनसे भी धक्कम पेल हुई। तो जनाब जाकिर साहब को कुछ दिल का मर्ज भी था उससे कबल। तो उसी अथना में इस तरह का ये वाकया पेश आया, जिनको दवाखाना मुंतकिल करने से पहले ही उनका दम जा चुका था। अच्छा जी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आपने जैसा कहा कि उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़्ज़ाम, सब लोग ये जिक्र करते हैं, ये बयानात करते हैं कि माह रमजान में सब्र करने की जरूरत है। जी हाँ। तो हम जब से देख रहे हैं रमजान शुरू होने से, लेकिन अब तक किसी के पास भी सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। अगर वो बुजुर्ग भी थोड़ा सब्र कर लेते तो बेहतर होता, या ये नौजवान थोड़ा सब्र करके बुजुर्ग की बात सुन ले तो बेहतर होता। किसी की जान नहीं जाती। जान तो जान है, चले गई, किसी के घर में मातम हो गया। जी जी। तो इससे पहले का भी एक वाकया हुआ बंदलागुड़े पे, शायद आपको याद होगा। जी हाँ जी। तो वो वाकया भी रमजान में हुआ। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि खासकर साउथ में, हैदराबाद शहर में, ये दो किस्म के कत्ल होते जी। एक वो जो बुज़दिल आदमी अपनी जान बचाने की खातिर दूसरी की जान ले लेता। एक वो जो हैवान सिफत होते, जिनके पास कोई दिल नहीं होता, दिमाग नहीं होता, वो हैवान सिफत लोग इसमें कत्ल कर देते जी। तो ऐसे कई वाकयात आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सब देखते हैं। तो सबसे पहले ये तमाम मामलात में सब्र की जरूरत है। सब्र जहाँ पर नहीं है वहां पर इसी तरह का माहौल बनता रहेगा और इसी तरह के कत्ल होते रहेंगे। और हुकूमत की जानिब से ये इतना अच्छा ऐलान कि सारे एस्टेब्लिशमेंट पूरे माह रमजान तक 24 घंटे खुले रहे, उसका आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हुक्मरान या फिर कोई दूसरे लीडर इसका फायदा उठाते हुए ये कहेंगे
कि अमन जब्त की मुश्किल हो रही है, अमन जब्त पर काम करने की जरूरत ऐसा मुश्किल हो रही है, तो वो लोग इतनी आजादी नहीं देंगे। यकीनन। तो सबर वाली बात जो है वहां पर बिल्कुल भी किसी के पास नहीं है। और यहाँ पर लैब से जो है, आप जैसा 24 घंटे जब बाजार खुले रहते हैं तो हुकूमत की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट में 2 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में काम करवाने की जरूरत होती है जी। लेकिन हमारे पास लैब से ये है कि चलो ठीक है, बाजार तो 24 घंटे खुले हैं। हैदराबाद में 24 आवर्स का बाजार इसलिए नहीं खोला जाता क्योंकि महकमा पुलिस को 3 शिफ्टों में काम करने की जरूरत पड़ती है जी। तो अब वही डिपार्टमेंट के उतने ही स्टाफ को लेके अगर आप 24 घंटे का बाजार खुली रख के अगर कंट्रोल करने को जाएंगे तो नहीं होगा। देखिए, कोई दुकान पे अगर ग्राहक आता है और लेके चला जाता है तो बात ठीक है, लेकिन कोई दुकान पे आके मतलब 4 से 5 अफराद, 5 से 10 अफराद जमा होना तो कुछ ना कुछ तो होगा जी। आपसे मैं रफ़ी में आपसे आखिरी सवाल करूंगा, और वो ये है कि जो है शहर में जिस तरह से आपने कहा कि सहूलत के लिए ये सारी चीज़ें की गई कि रात में भी खुला रखा जाए, बिलखुसूस माह मुक़द्दसा में लोगों को सहूलत फराहम हो, जिसके लिए ये इंतज़ामिया की जानिब से भी जो सहूलत दी गई और थोड़ी सी गुंजाइश पैदा की गई। लेकिन शहरों में हम ये देख रहे हैं, बिलखुसूस अगर हैदराबाद की बात करें तो ये जो बैठकें होना और मुख्तलिफ मकामात पर जमा होना, चाहे वो कमर्शियल इलाके हों या फिर रेसिडेंशियल इलाके हों, वहाँ पर जमा होना ये पहला वाक़या नहीं है, बल्कि हम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें लड़ाई झगड़े, मार पीट, कत्ल गारत तक हुआ कि किसी के घर के सामने, किसी की दुकान के सामने। तो इस हवाले से क्या पुलिस, वैसे हमने देखा कि चबूतरा ऑपरेशन शायद कुछ शुरू किया था, लेकिन क्या वक्तिया रहेगा, मुस्तकिल इसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है? क्या कहती है पुलिस इस हवाले से? आखिरी सवाल। हाँ बाका, मैंने कुछ देर पहले वही तो कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट जब ये हुकूमत ऐलान करी कि 24 घंटे तक बाजार खुले रहेंगे जी, तो पुलिस का ये काम है कि आप वो बाजार पर 24 घंटे नजर रखें जी। ठीक है, सुबह 10 बजे 11 बजे दुकान खुलती है, शाम में 10 बजे 11 बजे, तो ये 12 घंटे की कंट्रोल करने के पुलिस के पास ताकत है, लेकिन 24 घंटे बाजार खुले रखने की ताकत पुलिस के पास नहीं है। जी जी, अमले की जरूरत है। हाँ, अमले की कमी कहिए उसको, या फिर आप मतलब डबल ड्यूटी नहीं करवाना चाहते। अक्सर आप देखते हैं फेस्टिवल्स में स्टैंड 2 में ड्यूटीज करवाई जाती है 2-2, 3-3 दिन तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और खास सबसे बड़ी अगर डिपार्टमेंट की लैब से अगर बोलेंगे आप कत्ल और गारतगिरी के मामले में, तो सबसे बड़ी डिपार्टमेंट की लैब ये है कि जब भी कोई कत्ल होता है तो खातियों के खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं होती कि वो दूसरी फिर कोई हिम्मत कर सके कि किसी का कत्ल करे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कत्ल होता है तो कत्ल करना इत्तेफाकी बात हो सकती है, लेकिन किसी का जहन ये रहना, डर रहना कि कत्ल अगर करेंगे तो उसकी सजा हमको उम्र पर भुगतनी पड़ेगी। जी, वो खौफ, वो डर, हाँ, वो खौफ मेरे तजुर्बे के हिसाब से, मैं इससे कबल भी कई प्रोग्राम में बोल चुका हूँ, वो खौफ अगर आपको बिठाना है आम आदमी में कि किसी की जान लेने से तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो सकती है, तो वो काम है पुलिस का। जी हाँ। पुलिस का काम ये नहीं है कि मौके वारदात पे आए, वक्तिया कार्रवाई कर दें, जी, कार्रवाई कर दे, उसको कोर्ट के हवाले कर दे। मुस्तकिल हल होने की जरूरत है। बिल्कुल मुस्तकिल हल होना। टेम्पररी आप अपना काम कर दिए, एक आईओ रहता, वो आईओ का या तो वो केस चलते सो टाइम पे ट्रांसफर हो जाता, या फिर आईओ इजी ले लेता, या फिर वो 2-3 साल केस चलता, फिर उसके बाद में वो केस खत्म हो जाता, ना कोई गवाही मिलती, ना कोई सीन ऑफ ऑफेंस से रिकवर किया हुआ औजार मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये सिस्टम हो गया, तो ये सिस्टम हो गया, तो सबको आसानी इस तरह से हो गई। देखिए, मेरे को गुस्सा आया, अगर मैं किसी को मारना चाह रहा हूँ तो मेरे को ये डर होना चाहिए कि अगर मैं इसके सीने पे मारा तो ये नहीं मर जाएगा। हाँ, क्या नतीजा होगा फिर इसका नतीजा बहुत खराब होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को जितना भी गुस्सा आया तो उसके पैर पे मारता हूँ। जी हाँ, तो क्योंकि पैर पे मारने से आदमी नहीं मरता, तो इस तरह का डर लोगों में बिठाने की जरूरत है। और वो कातिलीन जो खासकर हैवान सिफत होते हैं, जिनके सामने इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है, तो उनके दिलों में बिठाने की जरूरत है। और वो बुज़दिलों के दिलों में बिठाने की जरूरत है जो अपनी जान बचाने की खातिर दूसरे की जान ले लेते हैं। तो पुलिस को मेरा मशवरा पहले से भी ये था, आज भी यही है कि जो भी
कत्ल होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चाहिए कि वो 3 महीने के अंदर चार्जशीट पेश कर दे। अंडर ट्रायल प्रिजनर को रख के उसका जो भी फैसला हो, अगर वो खाती है तो सजा मिलेंगी, नहीं तो बरी हो जाएगा। जी हाँ। तो 3 महीने के बाद उन्हें आजाद होता, फिर उन्हें बाहर रह के जो केस लड़ता तो उसको आसानी रहती, उन्हें अपने अफराद खानदान के साथ, दोस्तों के साथ बाजार में फिर के अपना काम करते हुए पेशी अटेंड करता, तो उसको आसानी हो गई। तो उसको ये हो गया कि हम मार भी सकते हैं, 2-3 महीने जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, फिर वापस बाहर आ जाएंगे, फिर हम नॉर्मल जिंदगी गुजार लेंगे, खत्म वाले की तो जिंदगी चले गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए पल्लागुड़े का जो हादसा है, एक खातून और उसका बेटा दोनों मिलकर शस्त्र कत्ल कर देते हैं। तो उनके जहनों में ये है कि हम 2-3 महीने जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे, फिर बाहर आके अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अफसोस का मामला है। बस इतना ही है उनके जहन में। अगर उनके जहन में ये होता कि हम अगर कत्ल करते हैं तो हमारी जिंदगियां भी बर्बाद हो जाएंगी, हाँ, तो बिल्कुल ये नतीजे पे नहीं पहुंचते थे कि वो लोग वो आदमी का कत्ल करें। जी हाँ, बड़ी बुनियादी बात आपने की है। और पुलिस को जो है इस जानिब तवज्जो की जरूरत है कि जब तक वो नहीं करेंगे जो उनको कानूनी तौर पर जो उनको इख्तियारात हैं कि एक इस तरह का कोई भी अगर जहन रखता है तो उसको जो है काबू करने या फिर आइंदा ऐसी चीज़ ना हो, उसके लिए जो है अगर आप वही सख्ती से जो है आप सारे क़वानीन को जो है नाफिज करते हैं और सख्ती से निपटते हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात पर कंट्रोल किया जा सकता है। बसूरत दीगर ये हालात माह रमज़ान में भी हमको देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़िया, आपने तफसीलात बताई। थैंक यू। शुक्रिया मजी साहब, मैं आपसे इख्तिसारन यहाँ इसके बाद फिर हम नेशनल इश्यूज़ पर जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ तो हो गई, माह रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक तो पुलिस को क्या करना चाहिए, भाई आप मुसलमान हैं, आप जो है रोज़ा रख रहे हैं, आप जो है नमाज पढ़ रहे हैं, माह मुक़द्दसा है, तरावी पढ़ के कोई तो आए होंगे उसमें, हाँ, अब उसके बावजूद ये क्या मिजाज हो गए हैं हमारे बिलखुसूस नौजवानों में, किस तरह का मिजाज हो गया, किस तरह का माहौल हो गया हमारे साहब कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कितनी बदतमीज़ी और सारी चीज़ें माह रमज़ान के वक्त हो रही है। तो अब उलमा भी कह रहे हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, भाई जितना हो सका बोल रहे हैं, अब कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? तो ये जो वाक़यात हैं ये पुलिस से या एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन करके कुछ हद तक इसको कमी कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते जब तक सोसाइटी में ख़ुद इसके लिए बेदारी पैदा ना हो। तो ये किस्म का जो है, अब आप रमज़ान का हवाला बार बार दे रहे हैं, रमज़ान हो या ना हो, आम दिनों में भी जी हाँ, क्या इस तरीके की सूरत हाल की इजाज़त लाइसेंस मिल जाएगा? नहीं, रमज़ान नहीं है, आप किसी का भी कत्ल कर दिए, रमज़ान नहीं है, किसको भी आप जो है जो भी चाहे कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ये महज जो है। अब और एक बात यह है कि जो मैसेजेस चाहे आप टीवी के ज़रिए दे रहे हों या अखबारात के ज़रिए दे रहे हों या उलमा किराम दे रहे हों या सियासी कायदीन दे रहे हों, क्या वो ज़मीनी सतह पर उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जिसको इसकी तलब होनी है? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है सोसाइटी के अंदर, और वो लोग जो सोसाइटी की फ़िक्र रख रहे हैं, जैसे आप हैं और भी लोग हैं जी, कि एक बड़ा जो है तफक्कुर रखकर, एक फ़िक्र रखकर आप इस प्रोग्राम को शामिल किए हैं ताकि मुल्क, अभी देखिए नोएडा में भी एक वाक़या हुआ, जी हाँ, वो भी तो खैर बता रहा हूँ मैं। तो ये जो मतलब क्या तरबियत, यकीन माने आप, यानी जब ये जो नौजवान नस्ल बनकर जो इनका आउटपुट सामने आता है वो फौरी तौर पर नहीं होता, वो तरबियत जो वो बढ़ते हैं, जो पौधे होते हैं उसका नतीजा उसके फल होते हैं हमारे साहब। तो क्या उस जानिब हमको तवज्जो देना नहीं है कि आज बच्चों को आप क्या तालीम फराहम कर रहे हैं? इसमें मैं दो तीन फैक्टर हैं जी, इसकी मैंने भी स्टडी की है जी। एक तो ये कि माँ की गोद जी, यानी घर का माहौल, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, ये हमारी बस्तों में तकरीबन हो चुका है। माँ की गोद यानी घर का माहौल, जी जी, माँ की गोद से मतलब सिर्फ माँ की गोद ही नहीं, माँ की तरबियत नहीं, बल्कि उनके घर का माहौल, अहवाल उसका। दूसरा, जिस सोसाइटी में उठना बैठना होता है, अब देखिए शहर के कई इलाकों में हो जी, आपने चबूतरे की बात की थी, अब मैं देखता हूँ, आप भी जब प्रोग्राम देख के रात में जाते हैं तो कई लोगों को देखते हैं कि बड़े अच्छे लोग, नमाजी भी मिलते हैं आपको, टोपी वाले भी मिलते हैं, वो भी लोग कह रहे हैं हम तरावी से निकल कर आ गए, उसके बाद शहर तक गटर मशर होते रहती जी। अफसोस, कई लोगों ने मुझे खुद बताया कि भाई ये सामने देखो यहाँ लोग बैठे रहते हैं, तो नहीं बताने का मकसद ये है कि
भाई ठीक है, इबादत की रात आप इबादत हो गई, ठीक है, या तो मस्जिद में इत्तिकाफ करते वहीं बैठ जाइए, या तो तरावी खत्म होने के बाद घर में आके बैठ जाइए। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि तरावी के बाद खान पान, शॉपिंग। जी हाँ, अभी देखिए हैदराबाद हो या बॉम्बे हो या दीगर बड़े शहरों का हो, आप 11 बजे रात के बाद देखिए बाजार अपनी जो है शबाब पे होता है, बिल्कुल अपना शबाब उरूज, बिल्कुल, चाहे वो मोहम्मद अली रोड हो या फिर यहाँ की मदीना बिल्डिंग की रोड हो, आप देखिए पूरे शबाब पे चलते रहता है। जी हाँ, और इसमें खान पान की चीज़ें, कहीं जो है बेहतरीन कबाब की खुशबू आती है, कहीं हलीम होती है, कहीं फला की चाय, फला की ये, बस कहीं दोशे, ये बता रहा हूँ। अभी हम भी रात में फिरते हैं, खाएं पिए, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं उसमें क्या है, गटर मशी, अब ग्रुप हो जाता है। ग्रुप के साथ अब देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक गाड़ी पर जो है 2 की गुंजाइश होती है, 4-4 लोग बैठकर जाते हैं उसके। जी हाँ, और उसमें खा पी के गटर मशी भी होती है, करतबबाजी भी होती है। जी हाँ, तो ये चीज़ों को कौन रोकेगा, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे उसका ही नुकसान है। गाड़ी स्किड हो जाती, घर में मातम हो जाता जी। तो ये जो कंट्रोल घरों का, यानी माँ की गोद का जो कंट्रोल है, यानी घरों का माहौल का जो कंट्रोल नहीं है। अब घर वाले यही समझते हैं, अरे नहीं हमारा बेटा तो नमाज को गया, तरावी पढ़ के बहुत बुजुर्ग आएगा, उसके लिए अच्छी सहरी बनाएंगे, हम फला करेंगे। घर की खवातीन की ये फिक्र रहती है। लेकिन अब उनका बेटा तरावी के बाद क्या क्या करने गया, कौन सी जो है होटल में जाके हलीम खा रहा है, कौन सी जाके दही बड़े खा रहा है, कौन सी जगह जाके कबाब का मजा ले रहा है, कहीं जाके चाय पी रहा है जी, इसका इल्म नहीं है। तो ये जो चीज़ है, माहौल, घर का माहौल और सोसाइटी का एनवायरनमेंट, ये 2 चीज़ें मुनसर होती हैं। और एक बात है, हैदराबाद में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैदराबाद में जो लोग अपने शेल्टर के लिए बाहर से आ रहे हैं उनको मना करने की बात नहीं है, लेकिन देखिए कल्चरल इमाग्रेशन बल्कि एक होती है, यानी एक तहजीब दूसरी तहजीब से जब मिलती है, गलत मनत होती, मिल जाती है, अमलगमेशन जो होता है, इसमें हम ऐसा तासुर देना कि आने वाला भी हमारी तहजीब को अपनाए। और कई केसेस में मैं देख रहा हूँ जो खासकर क़त्ल के, जिनसी रखाबात, ये वो चीज़ों के, जब उनका बैकग्राउंड निकाल के देखें तो कहीं ना कहीं पिछला, चूँकि देखिए जो हैदराबादी लोग हैं, यानी तेलंगाना के जो लोग हैं, जिसमें मराठा कर्नाटक के भी लोग हैदराबादी कहलाते हैं, वो भी, उनमें शर्म, हया, लज्जा, ये 3 लफ्ज़ बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। लेकिन अब ये जो चीज़ें, जो कल्चरल एमाग्लेमेशन जो हो रहा है, अमलगमेशन जो गलत मनत जो चीज़ हो रही तहजीबी तौर पर, ये सोसाइटी में जो दूसरी तरफ के जो लोग आते हैं उनमें शर्म, लज्जा या कुछ ऐसी की जो है कोई बात समझ नहीं थी। बात लोग अच्छे भी हैं, समझदार हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ों को हम ऐसा तासुर देना कि भाई हैदराबाद एक शराफत का मुकाम है, यहाँ जो है अपनी शर्म, हया को, अपनी इज्जत को नीलाम होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, ये चीज़ें, लेकिन उसका असर अदर वे राउंड भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़िक्र रखने वाले, जैसे आप जैसे लोग सहाफ़ी हैं या फिर कुछ लोग हैं जो सोशल साइंटिस्ट हैं, यानी जो समाज की जो है जहदकारी करते हैं, उनको ये बातों में, ठीक है, हम ये कह सकते हैं भाई हम जुम्मे के खुतबों में कह रहे हैं, नमाजों में कह रहे हैं, इससे होने का नहीं। नमाज में आने वाले कितने परसेंटेज होते लोग जी, खुतबे में सुनने वाले कितने, सिर्फ जब जमात खड़ी होती जब ही शामिल हो जाते लोग, खुतबा सुनने वाले कितने लोग होते। अब देखिए, अब हम भी जाते हैं मसाजिद में जुम्मे की नमाज के लिए जाते हैं, तो खुतबे के वक्त जो खासकर जो मुकामी ज़बान में खुतबे दिए जाते हैं, उसमें जो पंद व नसी की बातें होती हैं, उस वक्त कितने लोग रहते हैं। जब नमाज के लिए तकबीर होती है, जब कितने लोग होते हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है इसके अंदर जी। तो वो बात कैसे समझ में आएगी। तो मैं समझता हूँ कि सोशल साइंटिस्ट को इस बारे में हमारा अपना रोल भी करना चाहिए, मीडिया के जरिए भी रोल अदा करना चाहिए, और हमारी जो बातें हैं वो ज़मीन तक पहुँचनी चाहिए। जैसे आप कहा कि एक पौधा जो है उभरता है, फैमिली भी उभरती है, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, तो अपने माहौल से वो अखज़ कर लेता है। बिल्कुल। और इसी हवाले से जो है उसको बुनियादी तौर पर होना यही चाहिए, बहैसियत मुसलमान हमारी तालीमात क्या हैं, और उस जानिब जब तक तवज्जो नहीं देंगे और जब तक बच्चों को बिल्कुल जब छोटे होंगे तो हर बुरी बात से उनको नहीं रोकेंगे, हर अच्छी बात की तरगीब जब तक उनको नहीं करेंगे और उनके सामने बुरे आमाल न करेंगे, ना बुरे यानी सोहबतों में उनको रहने देंगे और उनको हमेशा अच्छी तालीम देने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा इम्कान है। नहीं, तालीम के साथ तरबियत
तालीम से मुराद मेरी ये है कि उठते बैठते वो तरबियती हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें कि ये बुरी है बात, ये ख़राब है, ये अच्छी है, जब तक वो सारी चीज़ें हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में सारी चीज़ें बताई गई हैं, जब तक हम ये नहीं करेंगे, उनकी घुट्टी में अच्छाई और बुराई की तमीज़ पैदा नहीं करेंगे, तो फिर वो नस्लें जो है इसी तरह से सामने आएंगी कि उनकी ज़ुबानों पर गाली, उनके जो है आमाल में सारी जो है बुराइयाँ भरी हुई, उनमें कोई टॉलरेंस नहीं, उनमें इसी तरह का जो है माहौल आज हमारा तकरीबन बन चुका है। तो बड़े अफसोस की बात है, इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें कोई किसी तरह का जो है कोई पास व लिहाज नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान तकसीम हो रहा है कई एक एतबारात से, बिलखुसूस हिंदू मुसलमान बहुत हमने कुछ अरसे में जो है देख लिया वाक़यात वगैरह वगैरह। अब तो सूरत हाल ये हो रही है कि लिसानी बुनियादों पर, ज़ुबान की बुनियाद पर भी अलग हो रहे हैं। क्या चल रहा है? मतलब साउथ बहुत सारे रिजर्वेशंस अपने आप में जो है उस नज़र आ रहा है, पार्लियामेंट में उसकी जो है बातें सुनाई दे रही हैं, बहस हो रही है। और 22 मार्च को जो ये जो इजलास तलब किया गया साउथ इंडिया की जो रियासतें हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या इतना संगीन मामला हो गया हमारे साथ? देखिए, कोई एक चीज़ को ज़बरदस्ती मुसल्लत करना, किसी भी एक चीज़ को किसी भी पर भी जी, ये जो है हर शहरी को अपनी मादरी ज़बान, अपनी तहज़ीब, अपना लिबास, अपना खान पान वो पसंद होता है। वो चाहे मजबूरी के तहत कहीं बाहर आए तो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लेकिन जब अपने मुकाम पर होता है तो उसमें कभी समझौता नहीं करता। मैं हमारे नाजरीन से भी ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं। दूसरी सदी से 12वीं सदी तक आप तारीख़ का मुताला कीजिए जी। उसके बाद फिर 12वीं सदी से दिल्ली सल्तनत, 16वीं सदी तक औरंगज़ेब, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस पूरे मामले में, और उसके अलावा प्री हिस्टोरिक यानी BC यानी बिफोर क्राइस्ट, वो भी आप मुताला कीजिए। कभी भी हिंदुस्तान में विंध्याचल एक बॉर्डर है जो शुमाल को जुनूब से अलग करता है जी। यहाँ से कोई शुमाली, चाहे वो पहले जिस तरीके से हमको ये तारीख में पहला सबक ये पढ़ाया जाता था हिंदुस्तान के बारे में, द्राविडियन का, जी जी, उसके बाद आर्यंस का, तो ये तहजीबी टकराव हमेशा रहा। अच्छा जी, तहजीबी टकराव रहा और मज़हब का टकराव रहा। अब देखिए, मैं कई ऐसे इलाकों में तमिलनाडु में जाता हूँ, वहाँ रावण की मंदिरें हैं, रावण की पूजा होती है। क्योंकि नहीं, ये हमारा साउथ का जो है द्राविडियन, उनके मुताबिक उनका देवता है। खैर, जो प्रतिष्ठा करते हैं, बुतों की प्रतिष्ठा करते हैं, उनमें कई लोग हैं, हर किस्म के होते हैं। खैर, उनके अकीदे से मतलब नहीं, लेकिन मुताले की हैसियत से, जब हम एक तालिब इल्म की हैसियत से हो, एक सहाफ़त के तालिब इल्म हो या तारीख़ के तालिब इल्म हो, जो भी हमारी ये जो खोज रहती है कहीं भी जाने से मुतालिक, तो ये मैं चाहता हूँ। यानी हमारे साहब, ये हम बोल सकते हैं थोड़ा सा और खुले अंदाज में कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, एक जानिब राम को कोई मानता है, राम जी को, तो दूसरी जानिब रावण को भी मानने वाले हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। बिल्कुल खुली बात है। तो खैर, ये तरीका है। दूसरा, सिवाय चंद हुक्मरानों के शुमाल से जो हुकूमत करते हैं, कभी भी विंध्याचल को पार नहीं करे वो लोग, और जब पार करें तो फिर उनकी नैयाट ख़त्म हो गई जी। थैंक्स टू गॉड, हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी इंडिपेंडेंट स्ट्रगल को अभी तक हम 75-77 साल मुकम्मल कर चुके हैं, एक यूनिट की तरह। वरना हिंदुस्तान तो था, लेकिन यानी ढीला ढाला वफाकी ढांचा था। यानी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं था, तकसीम नहीं, तकसीम था, सबका अपना अपना। लेकिन देख क्या कहते हैं ना, कसरत में वहदत। हाँ जी जी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये जो कॉन्सेप्ट था वो हिंदुस्तान में सदियों से है और सदियों से रहेगा। इसमें कोई रोक नहीं सकता इसको। और ये जो तहजीब, इलाका खुद मुख्तारी रही। हाँ, इलाकाई खुद मुख्तारी रही जी। हाँ, वो अपने मकाम पर मुसल्लम रही, उसमें कोई कभी भी नहीं। और मैं भी कई लोगों को कहता हूँ, जिस तरीके से आज दिल्ली में जो हुकूमत कर रहे हैं, जो वफाकी ढांचे को तबाह करने के लिए, मैं 17-18 नुकात बता सकता हूँ किस तरीके से वफाकी ढांचे को ये तबाह कर रहे हैं। वरना देखिए, आपको भी आज़ादी दी गई, आप एक दायरे के तहत, आपके पास डिफेंस नहीं रहेगा, आपके पास करेंसी नहीं रहेगी, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ये छोड़ के बाकी के हम सब चीजें कर ले सकते हैं जी। सबके अपने, ठीक है भाई, ठीक है, हमको क्या करना है। डिफेंस में हमारे भी लोग हमको आपको भेजाएंगे,
इस खारजा में हमारे लोग को भेजेंगे, आपको तरफ से हमारे सिलेक्शन होगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब दबाव डालने लगाएंगे, एक बात की नहीं है, मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, 10 साल पहले पीछे लाना चाहता हूँ। जी जी जी। इन्होंने कहा कि एक मुल्क, एक तहजीब, जी हाँ, एक इलेक्शन, एक पूरा। अब आप देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाए, नीट बनाए, पहले हर रियासत में, आज नीट की वजह से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वजह से इलाकाई टैलेंट्स तबाह हो गए, रह गए। बिल्कुल हो गया। मेरे कई बच्चे, हमारे कोई मौका नहीं मिल रहा है उनको। अरे साहब, हमारा बच्चा स्टेट में मेरिट है, हाँ, लेकिन कुछ ऑल इंडिया में मेरिट आता हूँ। अरे क्या करेंगे साहब, पीजी की पीजी 3 करोड़ रुपए आज से 5 करोड़ रुपए जा रहे हैं पीजी की सीट के लिए, प्राइवेट में लिए तो, और रहती है 5 सीटें 6 सीटें, उसके लिए पूरा मुल्क से कंपटीशन। कहाँ से करेगा पीजी, कहाँ से करेगा? और एमबीबीएस करे तो 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी खाली, नाम तो बड़ा डॉक्टर साहब है। एक मिसाल दे रहा हूँ खाली मैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छी तनख्वाह भी कमा रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मगर जो यानी मुश्किलों में जो लोग आते हैं, उनसे जब हम चीजें पूछते हैं, अरे भाई तुम्हारा बेटा तो डॉक्टर है यार, अरे हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से 20 हजार रुपए 3 जगह काम कर रहा हो, उसको सोने खाने को मौका नहीं मिलता, सोने घर को आने का मौका नहीं मिलता। मतलब क्यों, क्या करेंगे, घर चलाने को 50 हजार रुपए तो होना ही होना है हमारे को, तो 1-2-3 जगह जाके काम कर लेता। तो ये हालत हो गई। तो पीजी करा तो उसकी लेवल 1.5-2 लाख की सैलरी होती है उसकी, पीजी करने को 5 लाख का 5 करोड़ रुपए डोनेशन होना है। और भाई मेरिट पे, अरे कहाँ था साहब मेरिट, यहाँ मेरिट है स्टेट में, कहाँ चल गया? नीट के खिलाफ तमिलनाडु असेंबली में रेजोल्यूशन हुआ, हाँ जी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ रेजोल्यूशन हुआ। अब हिंदी एक जबान, और आप देखिए ये बात आज़ादी के बाद से पहले भी हुई जी, कि अब देखो हमारी जबान, हम मुल्क के वफादार हैं, हमारी जबान मुसरत मत करो। उसके बाद करेंगे लिबास, खाना हमारे तरस का होना। अब आप गोश्त नहीं खा सकते तमिलनाडु में रह के, बीफ नहीं खा सकते, फला नहीं खा सकते, क्योंकि हम नहीं खा रहे यहाँ, तुम कैसे खाओगे जी, ये सिस्टम। उसके बाद ये पूजा नहीं कर सकते, हम ये पूजा कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं तुमको। तो साउथ वालों ने क्या लिसान की बुनियाद पर ये सारी चीजों को भांप लिया है उन्होंने कि आने वाले दिनों में होंगी? नहीं, लिसान ही अलग नहीं है, लिसान है, कल्चर है, हमारा खाना पीना, पान करना, बहुत सी चीजें डिफरेंस है। उसके बावजूद हम यही तो कहना होगा जी, यानी एक में अनेक जी, यानी एक है लेकिन अनेक है। तो ये 22 मार्च का जो इजलास है, क्या मतलब हम इसको एक कल्चरल, एक टकराव का एक कहीं ना कहीं जो है? नहीं, ये बिल्कुल, और अगर ये आगे बढ़ेगा, और मुझे आप इससे पहले 2 साल हो गया जी, तहरीक उठी थी तमिलनाडु से, जिसको खुद तमिलों ने कहा कि अब ये वक्त मुनासिब नहीं है, हम अलहदा ममलिकत, यानी ये इंडिया फेडरेशन से हटके ममलिकत कहेंगे हम, अगर हम पे सख्ती की गई, हमको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। पहले भी हम अलग ही थे, तंजावुर की हमारी सल्तनत अलग थी, उसकी जो है मैसूर की सल्तनत अलग थी, हैदराबाद की सल्तनत अलग थी, उस तरीके से हो जाएगा अगर आप करेंगे। और कोई भी आज तक तारीख उठा के देखिए, मैं इसलिए हमारे नाज़रीन से कह रहा हूँ, 2nd सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी, उसके बाद 12th सेंचुरी से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है, उसकी कहानी अलग है। तो ये बताना मकसद है कि क्या इतने साल, यानी मैं 1000 साल की तारीख बता रहा हूँ, 2nd सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, 1000 ईयर्स होते। इन 1000 ईयर्स में कभी कोई दिल्ली में बादशाह, यानी दिल्ली पटना, यानी गुप्ता पीरियड हो, चालुक्य जो भी पीरियड हो, उसने कभी कोई साउथ में आके कदम रखा, बहुत लड़ाइयां हुई, खून बहे, लेकिन विंध्याचल की वादी में खून नहीं कर सके, नहीं आ सका, क्योंकि हमारी हर चीज अलग है, हमारी तहजीब। और एक बात, हिंदी का बात कर रहा हूँ, हिंदी ने क्या मैं देख रहा था कि 17 लैंग्वेजेस को उसने हजम कर लिया। और देखिए ये बिहार और जो है आपके जो है मशरक़ी उत्तर प्रदेश वगैरह में खड़ी बोली होती थी जी, हाँ, पहाड़ी बोली होती थी, दीवानगिरी वगैरह, ये वहाँ 7 ज़बानें होती थी जी, वो ख़त्म हो गई। और जो ज़बानें देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हिंदी की स्क्रिप्ट होती, उसकी वजह से खुद मराठी को खतरा पैदा हो गया, खुद गुजराती को एक हद तक वो है, खुद उर्दू को नुकसान हो गया, उर्दू भी खत्म हो गई जी। शुमान से आप देखिए, तो ये नहीं, जैसा कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, हिंदी ने खुद देसी जबानों को खत्म कर दिया, जो लोकल, अब वो लोकल डायलेक्ट्स। अब एक
जबान के माहिर को सुन रहा था कि भाई कई जबानें पैदा भी होती है, मर भी जाती हैं, मर रही है जबानें, खड़ी बोली मर रही है, कौन सी ब्रिज भाषा, हाँ ब्रिज भाषा, जी हाँ, वो मर रही है। और एक जो है कुछ संगीतकार है, अरे भाई ये वो है, इनको जो है पद्मश्री दिए कुछ दिन पहले, अरे ये कहा था नहीं ये जबान है, अब इसको वो करने के लिए उनको दिया गया भोजपुरी की जबान। जी जी। अरे बोला भाई ये कहता नहीं साहब क्या करेंगे, हिंदी खा गई हमारी जबान, हमारे बच्चे अब वो जबान में ही नहीं रहे। अब मैं कुछ उर्दू वालों से इधर से बात, अभी तो बात करते हैं उर्दू वालों, नहीं साहब बच्चे अब सब हिंदी पढ़ रहे हैं हमारे, हिंदी या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं आती घर में। मेरा फिर ये जबान कौन सी बात कर रहे हैं, बोलचाल में तो उर्दू जैसी है मगर लिखना नहीं आता हमारे को, नहीं आता, खत्म हो गई जबान। उर्दू अलिफ से उर्दू आती है, इनसे आती है, मालूम नहीं उनको, जब लिखना नहीं आया पढ़ना नहीं आया तो अगर बोली भी बोल रहे हैं तो फिर खत्म, वो बोली ही रह जाएगी, तो अब जुबान खत्म हो जाएगी। स्टालिन ने ये स्टैंड लिया, मैं स्टालिन का बयान सुन रहा था जी, उन्होंने ये सारी तफसील दी, शुमाल वालों आंखें खोल लो तुम जी, ठीक है, हम तो हमारी स्क्रिप्ट अलग है, द्राविड़न स्क्रिप्ट है हमारी, हमारे को हमारी जबान पे नाज है, हम तो फिर भी महफूज रह रहे हैं, तुम तुम्हारी स्क्रिप्ट वो हो गई, अब खत्म हो गई तुम्हारी जबान। क्या तुम्हारे बच्चे भोजपुरी पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे खड़ी बोली बोल रहे हैं, तुम्हारे बच्चे पहाड़ी जबान बोल रहे हैं, लिखित पे कर रहे हैं तुम लोग नहीं। जबकि पिछली सरकारों में खुद दिल्ली स्टेट्स में यानी मुगल से यानी नहीं उससे पहले सिलेवरी डायनेस्टी से पहले मतलब से मुगल डायनेस्टी तक ये सारी जबानें फ्लोरिश होती थी, बल्कि दरबार में उनके शायरों को, उनके पंडितों को उनको बुला के की जाती थी। जी हाँ। अरे ये तो क्या हो रहा है, ये तो एक जबान, एक मजहब, एक स्कूल ऑफ थॉट यानी एक विचारधारा समझिए, यही होना बस, उससे बढ़ के कुछ नहीं। अब देखिए कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, एक मतलब क्या ये मतलब है कि सुनो एक्सट्रीम तो नहीं हो रही बात, जबकि दिल्ली की जानिब से तो ये नहीं कहा जाता सबका साथ सबका विकास, सारी भिन्न भिन्न सभ्यताएं, हमारे मोदी जी बोलते हैं ना, उन्होंने खुद बोलते ना, ये सब जुमले हैं बोलते हैं, खुद अमित शाह कई खुद बोले अरे वो जुमला है जी छोड़ो, अरे बोले 15 अरे वो जुमला है ना, अब क्यों बार बार बुलाते हो, कभी पूछा उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां जुमला है, 22 तक कोई बेघर नहीं रहेगा, अरे वो जुमला है। जी का नारा मतलब देखें हम तहरीर में उनके अनेकता में एकता, भिन्न भिन्न खुशबुएं हमारी, हाँ तो हमको इस पर जो है फख्र है। आज मणिपुर का मामला क्या है जी, मणिपुर क्यों जल रहा है, इसकी रीजन बताइए जी। मणिपुर भी यही है, एक कल्चर को मुसल्लत कर देना है, हालांकि कुकी में भी हिंदू लोग हैं जी, वो भी किसी की पूजा करते हैं जाके, नहीं नहीं ये हमारे कल्चर के लिहाज से होना, मैती कल्चर के लिहाज से होना, कल्चरल जो है धोस जमाना, तहजीबी धोस जमाना, हमारी होली आ रही हम फेंकेंगे रंग बराबर, क्या करना है हमारा त्योहार है। अरे भाई हर एक का रेस्पेक्ट होता, कभी हुई देखिए 77 साल में भी होली खेली गई जैसे अंग्रेजों के दौर, नहीं और एक बात बता रहा हूँ, आप देखिए ये अक्सर जो है योगी आदित्यनाथ वो बोलते हैं कि वो फला जो है आईने अकबरी फला है, अबुल फजल फैजी दीवान पटना की यूनिवर्सिटी में एक नुस्खा भिजाया था, उसमें उन्होंने 2 चीजों का बड़ा जिक्र किया, बसंत एक त्योहार जो बसंत का त्योहार जो बहार वगैरह के ऊपर मनाया जाता है, तो उसमें किस तरीके से वो मुख्तलिफ जबानों के लोगों को, शायरों को, फला को वो करते। दूसरा होली खेलने का, किस तरीके सरकारी सरपरस्ती में होली का जो है त्योहार करता था, सम्मान किया जाता था, ये चीजें हैं। आज कहाँ हैं, आज एक चीज को मुसल्लत करने की बात की जा रही है, तो ऐसा मुल्क नहीं रहता। वफाक देखिए ये लोग जो है कौम परस्ती करके मुल्क को एक बड़ी तकसीम की तरफ जा रहे हैं। ये तकसीम मजहब की नहीं होगी, तहजीबी डिवीजन की होगी। कल होली मनाई जा रही है, नहीं ये सुनिए मेरी बात, ये कल्चरल डिवीजन की होगी। एक तकसीम तो हो चुकी मजहब की बुनियाद पर, अब ये जो तकसीम की तरफ दिल्ली वाले ले जा रहे हैं हमको नहीं चाहिए ऐसी तकसीम, हम तो एक रहना चाहते हैं। सुनिए एक में अनेक हमारा जो नारा है, लेकिन ये लोग तहजीबी डिवीजन, कल्चरल डिवीजन चाह रहे हैं। और वजह क्या है इसकी, हमको जो है मौका नहीं मिलता। एक को ला लेते हैं हम लोग, पहले तो आप देखिए इलेक्शन के वक्त, खासकर मैं पार्लियामेंट के लोकसभा के इलेक्शन के वक्त, हम पार्लियामेंट वो तमिलनाडु से चला लेंगे, फला से चला लेंगे, ये कर लेंगे। क्यों, वजह क्या है तुमको निकारने की, मुझे लोग धुतकारने की। हालांकि इलेक्शन कमीशन आपका साथ है, सिस्टम आपके साथ है, उसके बावजूद भी ये नतीजा क्यों गया, इस समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं, लोग हर एक शख्स को कह रहा हूँ, हर को उसकी अपनी जबान, उसकी अपनी पहचान, उसका अपना खान पान, उसका अपना लिबास। अब आप मुझे एनटी रामाराव आने से पहले जब दिल्ली हम जाते थे, स्टूडेंट के हैसियत से भी जाते या दूसरे जो अभी थे, जो भी या साउथ से आया मद्रासी बोलते थे हम लोगों को,
अरे अरे भाई मद्रास नहीं हैदराबाद, अरे तुम लोग तो अच्छी बात करते हैं ना, हैदराबाद के अच्छे लोग, हाँ ठीक है। बोला फिर उधर नहीं, वो साउथ वाले पूरे मद्रास, अरे मद्रास एक छोटा एक बड़ा शहर है, मद्रास पूरा साउथ नहीं है, यानी उतना तक उनको एहसास नहीं था। जो भी साउथ इंडिया से आया मद्रासी। आप पूछे एनटी रामाराव ने आके जो है एक जो सियासी इनकलाब लाया, उसमें उसने शिनाख्त बनाई कि भाई तेलुगु लोग क्या होते हैं, कन्नड़ी लोग क्या होते हैं, तमिलियन क्या होते हैं, मलयालम क्या, ये पूरा उनको आप सबको मद्रासी कहते थे। यानी मुझे याद है, यानी कोई तवज्जो 80 से पहले की बात है, कोई अहमियत नहीं है। नहीं। हाँ। तो और बिल्कुल धोस जमाते थे अपनी, हम वो है, भाई तुम आर्यन है, हमको वो नहीं कर सकते। देखो हर एक आज का इंसान, आज का जो शहरी है, वो अपनी पहचान करना चाहता है, अपनी तहजीब की पहचान करना चाहता है, अपनी जो है खान पान की तहजीब करना। ठीक है, मज़हब अपनी जगह होगा, यहाँ भी हिंदू लोग हैं, हिंदी मेजॉरिटी है, जनूब में क्या हिंदू लोग नहीं है, यहाँ मेजॉरिटी हिंदू उनकी है। ठीक है, काफ़ी तादाद में, जैसा कि केरला में क्रिश्चियन है, मुसलमान है, काफ़ी 50% होते हैं। अब इसी के साथ जो ये डीलिमिटेशन का चल रहा है, उसी को अगर आप देखें तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, उसकी दो चीजें चल रही हैं एक साथ। नहीं, ये तो हो गया साउथ और नॉर्थ, ये तो जी, यानी तहजीबी गलत मलत की बात हो गई। जी हाँ। अब इसके जरिए इनको सजा देने का है। अच्छा, एक तो ये लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, आबादी कम है इनकी, ये एक हमको चलो ठीक है, अब हम डिलिमिटेशन करेंगे ना, इनके हल्के और भी कम हो जाएंगे। अब इनका कोई कौमी सतह पर इनका मौक़िफ़ नहीं रहेगा, चूंकि हम जो भी कहेंगे, शुमाल से जितने भी हमारे गिन के आएंगे, चुन के आएंगे, जमहूरी तौर पर जो सब हमारे लिहाज से कानून बनेगा, निशिस्तें ज़ायद होंगी हमारे लिहाज से। जब ये काम हो जाएगा तो अब साउथ वाले जो है बिल्कुल एक अपाहिज बन के रह जाएंगे। तो वो होने जा रहा है, होने जा रहा है। अमित शाह का बयान, एक्टिविटी जो चल रही है साउथ की, अब साउथ का इम्तिहान या बोले या जो भी बोले, देखिए क्या कर रहे हैं लोग। नहीं, अगर यही चीज आगे बढ़ती रही कौम परस्ती के नाम पर, आपने तो अब ये देखिए यूजीसी का जो कानून बना, जी हाँ, रियासतों में देखिए हमारे दस्तूर बनाने वालों ने बहुत ही समझ के यानी आने वाले दिनों को समझ के उन्होंने दस्तूर बनाया। उसमें उन्होंने इख्तियारात की तकसीम कर दी। एक इख्तियार मरकज़ के हवाले, सेंट्रल लिस्ट जी, दूसरा इख्तियार रियासतों के हवाले, तीसरा मुश्तरिका कंकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्टें हमारी इख्तियारात की हैं। अब आप यूजीसी का जो मामला है, उसमें क्या है कि रियासत की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो भी मामला, उनका निसाब, वाइस चांसलर की तकर्रुरात और उनका पूरा सिस्टम स्टेट के तहत होता है, मरकज़ का कोई रोल नहीं होता जी। अलबत्ता जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसा होती हैं, जैसे हैदराबाद में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जी, या कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी हो, या सेंट्रल के IITs हैं, इसमें मरकज़ की जो तालीम की जो वजारत है वो करेगी। इसमें स्टेट का कोई दखल नहीं होता, अलबत्ता स्टेट का जो है एक नुमाइंदा इसमें रहेगा जी। ये बनाया गया। अब यूजीसी का जो नया कानून बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है, सारा चीज इख्तियार छीन लिया जा रहा है। नहीं आपको नहीं, हमारा जो गवर्नर बैठा ना वो करेगा जी। मतलब ये कैसा हो सकता है भाई, मेरी जबान मेरी, निसाब मेरा, ठीक है, निसाब अगर कोई गैर कानूनी है वो है तो आपके सामने, और इसकी कमेटी होती है, जैसा NCERT है जी, यानी निसाब करने वाली, इस तरीके से रियासतों में SCERT होती है, ये रियासतों की जो किताबें, और इनमें एक्सचेंज होता है, यूजीसी इसको पूरा देखता। तो ये एक सिस्टम है कि भाई ऐसी कोई चीज़ तो हमारी निसाब में नहीं पड़ी जाए जो बच्चों की जो है गलत फहमी का शिकार हो, खिलाफ हो। बल्कि अब तो उल्टा पढ़ाया जा रहा है कि फलां जो है, मैं देख रहा था कि महाराणा प्रताप सिंह ग्रेट, अकबर को ग्रेट से निकाल दिया गया, उसकी यानी उसको पीरियड को यानी तारीख में बिल्कुल ब्लैंक रख दीजिए। उस चीज़ों को जो है जो 1526 से जो बाबर का जो था, 1526 से लेके वो जो हकीकी तारीख है उसको ब्लैंक रख दीजिए, खत्म। बाकी का सब ये हो रहा है। शुमाल में बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं, अरे नहीं साहब वो राणा प्रताप का पढ़ा है, मतलब अकबर कुछ भी नहीं है साहब, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली वो पीरियड इतना बता दिए, इतना खत्म बर्खास्त। वो भी मतलब 50 साल है भाई, उसके भी 50 साल हुकूमत करा और उसका नाम कुछ नहीं। इन्होंने 2 साल के जंग हार के चले गए, इनका जिक्र हो। जी भाई साहब, 2 मिनट है हमारे पास। अब क्या आपको लग रहा है कि अब ये जो 22 मार्च को जो इजलास है चेन्नई में, तो क्या वाकई कुछ कंप्रोमाइज, मतलब क्या नॉर्थ की जानिब से, नॉर्थ मैं नहीं कहूँगा बल्कि दिल्ली सरकार की जानिब से कुछ थोड़ा सा नरमी आएगी, ये जो कुछ पेशरफ्तें हो रही है? जैसे बजट इतना तक उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि बजट का जो लोगो हुआ करता था रुपीस का, वो उन्होंने तमिल जुबान में कर इतना सख्त पैगाम दिया। बिल्कुल सही, और वैसे कोई गलत कानूनी नहीं है वो जी हाँ, कोई आप मैंडेटरी नहीं है वो लिख ऐसा निशान करना, हिंदी का जो रा है ना जी हाँ,
जी हाँ। कोई नहीं है, बिल्कुल करा, अच्छा किया उन्होंने, मैं तो तायद करूंगा उसकी। अब देखिए स्टालिन की दावत पर बंगाल के लोग आ रहे हैं, उड़ीसा के लोग आ रहे हैं, अच्छा, हत्ता के पंजाब की शिरोमणि अकाली दल वो लोग आ रहे हैं, हाँ। और बिहार के जो भोजपुरी वगैरह वो लोग लोग छोटे छोटे लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं, शामिल हो गए। उन्होंने बोले नहीं हम भी आते साहब इसके साथ, बड़ी ये मतलब आपका नहीं हिंदी, ये सिर्फ साउथ का मामला नहीं है, ये हाँ। हमारी शनाख्त का मामला भी है। जी जी जी। कहाँ जाएंगे आप? गनीमत में कश्मीरियों को कह रहा हूं, तुम भी आओ यार। नहीं, कश्मीरियों की तरफ से भी वो बड़ा जो है बहुत सारी उनके खुद की जुबान नहीं, के हवाले से कहा जा रहा है। नहीं, जी नहीं उन लोगों को भी तो ये लोग शर्मा रहे, हम कैसा आएंगे, हमारे कुछ पहले से हमारी दहशतगर्दी का वो है, ये मखोटा है, पूरा इख्तियार तो जो है एलजी के हाथ में है, हम खाली जस्ट कर रहे हैं, कैसा? अरे आना, निकल के आना तुम लोग भी। राजस्थान से आ रहे हैं लोग जी। राजस्थानी जबान को खतरा लाहा हो गया, हरियाणवी जबान को लाहा खतरा हो गया, ठीक है। बीजेपी के जो चिंटूस है वो तो खैर वो करेंगे, लेकिन जो जबानों की रख, और इसमें सिर्फ सियासी लोग नहीं है, इसमें दानिश्वर और अदबी लोग हैं, लिंग्विस्टिक जो हाँ, लिसानी जो माहिरीन है वो लोग भी आ रहे हैं कि नहीं नहीं साहब ये खतरा हिंदी हमको भी खा जा रही, हाँ। हिंदी हरियाणी जबान को खा रही, हिंदी राजस्थानी को खा रही, हिंदी जो है हमारी भोजपुरी को खा रही, हिंदी हमारी बंगाल को खा जा रही, हिंदी हमारी उड़िया को खा जा रही, हिंदी तो उर्दू को खा चुकी। ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब देखिए 22 का एक, और अगर तुम ऐसे ही अब उसके बाद बोलेंगे नहीं एक कौम एक इलेक्शन, अरे वैसा नहीं, अब तुमको जो है करेंगे तो अब ये जुनूब और शुमाल की जो दरार है पैदा की जा रही है, नहीं पैदा दिल्ली की तरफ से हो रही है, ये हुकूमत दरार की इतनी बढ़ जाएगी कि फिर मुझे वो फिर सन 2 सेंचुरी से 12 सेंचुरी की सबक मुझे याद करना पड़ेगा फिर। अफसोस की बात है, इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। हम अगर अलग अलग है तो कोई बात नहीं है, हम अलग अलग होना ही हमारी खूबसूरती नहीं, बिल्कुल वही। इसको अगर मद्देनजर नहीं रखा जाएगा तो ये सारी चीजें जितनी हो रही है, 22 मार्च का मामला क्या है, हमारे लोगों ने जो नारा दिया, एक में अनेक, एक में अनेक, यकीनन यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, देखना यही होगा कि ये सिर्फ जुबान का मामला नहीं है, बल्कि कल्चर का मामला है, बल्कि तहजीब का मामला है, बल्कि अपनी जो है तारीख़ का मामला है और अपनी तारीख़ी विरसे का मामला है। किस तरह से हो सकता है कि आप किसी एक चीज़ को मुसलत कर दें और फिर उसी के तहत सबको लाने की कोशिश करें। बहरहाल साउथ की जानिब से एक आवाज़ उठ रही है कि ये हमको मंजूर नहीं है। अब आगे मोदी सरकार क्या करती है ये आगे ही देखना होगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।